5,000? जी हाँ, 5,000 रुपए। आप तो इस तरह रिएक्ट कर रहे हैं गुप्ता जी जैसे मैंने 5,000 नहीं 5 लाख रुपए मांग लिए हों। लेकिन इतने रुपयों का तुम करोगी क्या? मैं कुछ भी करूं, इससे आपको क्या मतलब है? इस बारे में तुमने मैडम से पूछ लिया? कम ऑन गुप्ता जी, अब इतनी छोटी सी रकम के लिए मुझे मम्मी से पूछना पड़ेगा क्या? क्या बात है गुप्ता जी? जी कुछ नहीं, बेबी कुछ रुपए मांग रही। रुपए? जी 5,000। 5,000? बरखा, अचानक तुम्हें इतने सारे रुपयों की जरूरत क्यों पड़ी? मम्मी वो कॉलेज में चैरिटी फंड इकट्ठा किया जा रहा है, तो मैंने अपनी तरफ से 5,000 रुपए लिखवा दिए। व्हाट? तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हुआ है? ये हराम का पैसा नहीं है जो तुम इस तरह उड़ाती फिरो। देखो बरखा, मैं तुम्हारी ये फिजूल खर्ची बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती। लेकिन मैं तो एक अच्छे काम के लिए। अच्छा हो या बुरा, पैसे झाड़ पर नहीं उगते। ये मेरी मेहनत की कमाई है और मेरी मेहनत की कमाई मैं तुम्हें इस तरह उड़ाने नहीं दूंगी। मम्मी, शायद आप भूल रही हैं कि ये पैसा आपका नहीं मेरे डैडी का है और इसलिए इस पैसे पर मेरा भी हक बनता है। तुम्हारा हक? काहे का हक? मैं तुम्हें पाल पोस रही हूँ, तुम्हारा खर्चा उठा रही हूँ, यही एहसान है मेरा तुम पर। वरना तुम्हारे डैड तो अपनी अय्याशी के लिए लावारिसों की तरह छोड़कर तुम्हें भाग गए थे। मम्मी, हाँ, अगर मैंने तुम पर तरस नहीं खाया होता ना तो तुम किसी यतीम खाने में नजर आती। यतीम खाने में। मम्मी प्लीज। बहुत खूब की तरह। तो आखिर आपने ये साबित कर ही दिया कि सौतेली माँ आखिर सौतेली। शट अप मनीष, अगर तुम यहाँ मुझे भाषण देने आए हो तो मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है। मैं यहाँ कोई भाषण देने के लिए नहीं आया हूँ गीता देवी, बल्कि आपको ये याद दिलाने के लिए आया हूँ कि महेश भाई साहब के जाने के बाद उस फैक्ट्री में मेरा भी कुछ हिस्सा बनता है और आप मेरी मर्जी के बगैर। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, मैं तुम्हारी भाभी हूँ और भाभी होने के नाते तुम्हारे भाई की हर चीज की मालिक मैं हूँ। जी नहीं गीता भाभी, महेश भाई साहब की वारिस तो बरखा है, बरखा जिसे आप अभी अभी दुत्कार रही हैं। महेश के मरने के बाद, लेकिन वो अभी मरे नहीं हैं। पता नहीं कहां ऐश कर रहे होंगे अपनी माशुका के साथ, मुझे इस झंझाल में फंसाकर। 7 साल हो गए, 7 साल से उन्होंने कोई खबर नहीं ली है। उस दिन से डरो भाभी जिस दिन वो वापस आ गए। उस दिन वो आपसे आपकी हर एक बात का हिसाब रखें, याद रखना। मैडम, मेरे ख्याल से मनीष बाबू ने जो भी कहा ठीक ही कहा। जानती हूँ। डैड कहाँ चले गए आप? क्यों चले गए मुझे छोड़कर? आपने एक बार भी पलटकर मेरी खबर नहीं ली, ये तक नहीं सोचा कि मुझ पर क्या गुजरेगी। डैड, जब आपने बाप होकर ही अपनी खुशियों के लिए मुझे छोड़ दिया तो मम्मी से कैसी शिकायत? वो तो मेरी सगी माँ भी नहीं है। आपने ऐसा क्यों किया डैड? क्यों? बेबी। बंसी? हाँ बेबी, हमें कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन जो कुछ भी साहब ने किया उसकी जिम्मेदार मेम साहब ही थी। मतलब? आप उन दिनों बोर्डिंग में थी, आप नहीं जानती। साहब और मेम साहब में दिन रात झगड़े होते थे और उसी झगड़े से तंग आकर साहब दूसरी औरत के चक्कर में पड़ गए। वो औरत कौन थी? ये तो हम नहीं जानते बेबी, लेकिन इतना जरूर जानते हैं कि साहब के घर छोड़ने की वजह ही वो औरत है। डैड चले गए थे तो कोई बात नहीं बंसी, पर उन्होंने हमसे रिश्ता क्यों तोड़ दिया? कोई लेटर, न कोई फोन, न वो कभी हमसे मिलने आए। मुझे तो ये तक नहीं पता कि वो हैं भी या। ऐसा मत कहो बेबी, हमको पूरा विश्वास है वो एक ना एक दिन जरूर आएंगे, जरूर आएंगे एक दिन। नहीं वकील,
मुझे नहीं लगता कि अब भाई साहब वापस आएंगे। क्या मतलब? आप ये बात इतने दावे से कैसे कह सकते हैं? सीधी सी बात, जब इतने सालों में उन्होंने कोई खोज खबर तक नहीं ली तो उनके वापस आने का सवाल ही नहीं पैदा होता। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम जानते हो वो जहां गए हैं वहां से वापस ही नहीं आ सकते? What? और ये भी तो हो सकता है कि तुम ही ने उन्हें वहां पहुंचाया हो। आप कहना क्या चाहती हैं गीता जी? यही कि जब महेश घर छोड़कर गए थे तो मनीष के नाम 15 लाख रुपए का चेक मनीष को देकर गए थे। ये बात मुझे तब भी अजीब लगी थी कि महेश अपने इस नकारा भाई पर इतने मेहरबान कैसे हो गए। और मैंने तब भी आपको बताया था कि वो रुपया भाई साहब ने मुझे अपना बिजनेस शुरू करने के लिए दिया था। लेकिन माफ कीजिए मनीष साहब ने मुझे इसके बारे में कुछ नहीं बताया था, वरना वो कोई भी लेन देन का काम मेरी जानकारी के बगैर नहीं किया करते थे। क्या मतलब है? नहीं, मतलब क्या है आपका? देखिए, आप लोग खाम खा गड़े मुर्दे उखाड़ रहे हैं। बात सिर्फ इतनी सी है कि मनीष जी प्रॉपर्टी में हिस्सा चाहते हैं, जो कि महेश जी के जीते जी इन्हें नहीं दिया जा सकता। लेकिन इस बात का क्या सबूत है कि वो जिंदा है? तुम्हें कैसे लगता है कि वो जिंदा नहीं है? मैं पूछता हूँ, वो जिंदा है तो कहाँ है? इतने सालों से उन्होंने कोई कांटेक्ट क्यों नहीं किया? तुम्हारी जानकारी के लिए बरखा के नाम उन्होंने 3 चिट्ठियां लिखी थी जो मैंने फाड़कर फेंक दी, और मुझे यकीन है आज नहीं तो कल बेटी का प्यार उन्हें सामने आने पर मजबूर करेगा। अरे कौन है भाई? कौन है? कौन है? क्या बात है बंसी, कौन है? पता नहीं बेबी, किसी ने बेल बजाया लेकिन अब कोई दिखाई नहीं दे रहा है। शायद कोई ये लिफाफा छोड़ गया। क्या बात है बंसी, क्या हो रहा है? मैंने पूछा क्या हो रहा है? कुछ नहीं मैडम, किसी ने डोरबेल बजाया फिर गायब हो गया। गायब हो गया? हाँ, पता नहीं कौन था, शायद कोई बच्चा रहा होगा। बच्चे तो शरारत करते ही रहते हैं ना। बच्चा था या कोई और? जी, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो इसलिए गायब हो गया क्योंकि बंसी ने दरवाजा खोला, और शायद तुम दरवाजा खोलती तो वो इस वक्त इस घर में होता या फिर तुम्हारे कमरे में। मम्मी। देखो लड़की, इस तरह के खेल हमने भी बचपन में बहुत खेले हैं, लेकिन कान खोल कर सुन, ये आंख मिचौली का खेल इस घर में नहीं चलेगा। माफ कीजिएगा मम्मी, ये जरूरी नहीं कि अगर बचपन में आप बिगड़ी हुई थी तो मैं भी आप ही की तरह होंगी। और वैसे भी मैं तो आपकी तरह हो ही नहीं सकती, ये बात आप भी अच्छी तरह से जानती हैं। इस लड़की की जुबान बहुत लंबी हो गई, काटनी पड़ेगी।
मेरी प्यारी बिट्टो को ढेर सारा प्यार। चौंक गई ना? मैं जानता हूँ कि इतने सालों बाद शायद तुम मेरी आवाज ना पहचान पाओ, मगर तुम्हें इतना तो याद होगा कि तुम्हें बिट्टो कौन बुलाता था। हाँ, मैं तुम्हारा डैडी हूँ बेटा। मैं जानता हूँ मैंने तुम्हारे साथ बहुत नाइंसाफी की है, मगर उसके पीछे जो कारण था वो शायद तुम नहीं जानती। तब तो तुम इतनी छोटी थी कि जानती सब थी, समझ नहीं पाती थी। मगर अब तो मैं बड़ी हो गई हूँ ना डैड। जानता हूँ अब तुम बड़ी हो गई हो, इसलिए मैं तुमसे मिलकर तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ, मगर इस वक्त मैं एक ऐसी मुसीबत में हूँ कि सबके सामने नहीं आ सकता। बिट्टू, मैं जानता हूँ कि सिर्फ तुम हो जो मुझे समझ सकते हो। बेटे, मैंने तुमसे कांटेक्ट किया है, ये बात तुम किसी को मत बताना, खास तौर पर गीता को तो हरगिज भी नहीं। मैं ये बात सिर्फ तुम्हें बता रहा हूँ। तुम जब चाहो मुझसे मिल सकती हो। होटल ब्लू मून में मिस्टर खत्री नाम का एक आदमी ठहरा है। तुम उससे मेरे बारे में पूछोगी तो वो तुम्हें मुझ तक पहुंचा देगा। और हाँ बेटे, मुझे कुछ रुपयों की सख्त जरूरत है, अगर हो सके तो अपने साथ लेती है, बाकी मिलने पर तुम्हारा बदनसीब बाप। 10,000? 10,000 तो बहुत मामूली रकम है। इतने रुपए के लिए तुम्हें मेरे पास आने की क्या जरूरत है? इतने रुपए तो तुम्हारी मम्मी भी तुम्हें दे सकती है। नहीं अंकल, पहली बात वो मुझे इतने रुपए नहीं देंगी, और दूसरी वो ये जानने की जरूर कोशिश करेंगी मुझे इतने रुपए क्यों चाहिए। अगर मैं भी वजह जानना चाहूँ तो मैं ये समझूंगी अंकल कि मैंने आपके पास आकर भी गलती की। देखो बरखा, 10,000 वैसे तो बहुत ही मामूली रकम है, पर इस वक्त मैं तुम्हारे लिए इतने रुपयों का इंतजाम नहीं कर सकता। एक बात पूछो अंकल, अगर मेरी जगह डैड ने आपसे रुपए मांगे होते तो आप उन्हें भी यही जवाब देते? भाई साहब ने? तुम्हारा मतलब है भाई साहब को इन रुपयों की जरूरत? मैंने ये तो नहीं कहा। देखो, सच सच बताओ बरखा, क्या भाई साहब ने तुमसे कांटेक्ट किया है? उन्हें इन रुपयों की जरूरत? क्या फर्क पड़ता है अंकल, आप तो रुपए दे नहीं सकते। ऑलराइट, तुम रुको, मैं अभी रुपए ले जाऊं। हेलो, होटल ब्लू मून? जी, वहां पर मिस्टर रविकांत खत्री ठहरे हुए हैं, क्या मैं उनसे बात कर सकती हूँ? कब मिलेंगे? ऑल राइट, ओके, थैंक यू। ये रहेगा। थैंक यू वेरी मच अंकल। देखो, अगर भाई साहब के बारे में कुछ भी पता चले तो मैं बता दूं। नो सर, कोई रूम अवेलेबल नहीं है। सॉरी सर। थैंक यू सर। एक्सक्यूज मी। यस। देखिए, मुझे मिस्टर रविकांत खत्री से मिलना है। जी आप? जी जी, मैं उनकी रिलेटिव हूँ। सुबह मैंने ही फोन किया था। ओह, जी हाँ, वो अपने रूम में ही हैं। आप मुझे उनका रूम नंबर बता सकती हैं? 204। मिस्टर खत्री, मिस्टर खत्री, मिस्टर खत्री, मिस्टर खत्री। इंस्पेक्टर विजय स्पीकिंग।